नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड एडवांस्ड एमसीक्यू सीरीज़। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम पिछले कुछ दिनों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंतर्गत अब हम आपके एग्ज़ाम तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट है आपकी, जो आपसे 2023 से 2025 के बीच में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम इस सीरीज़ के अंदर कवर कर रहे हैं। ये हमारी उत्तराखंड एडवांस्ड एमसीक्यू सीरीज़ की 20वीं क्लास हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, रानी गुलेरिया ने निम्नांकित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? यानी सीधा सीधा सवाल यह है कि जो रानी गुलेरिया थी ये किसकी संरक्षिका थी? रानी गुलेरिया प्रताप शाह की पत्नी थी। ठीक है, प्रताप शाह के पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम कीर्ति शाह था। तो ये किसके संरक्षिका के रूप में शासन करेंगी? कीर्ति शाह के संरक्षिका के रूप में। यानी इन्होंने राज्य शासन किसे सौंपा था? कीर्ति शाह को सौंपा था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। कीर्ति शाह की संरक्षिका थी रानी गुलेरिया। जब प्रताप शाह की मृत्यु होती है तो उस समय कीर्ति शाह की उम्र काफी कम थी, तो रानी गुलेरिया डायरेक्ट इनकी संरक्षिका नहीं बनती हैं। पहले इनके चाचा का नाम था विक्रम शाह, उनको यहाँ पर वो इनका संरक्षक नियुक्त करती हैं। लेकिन एक साल के अंदर ही विक्रम शाह का जो संरक्षण काल था वो काफ़ी ज़्यादा खराब था, तो इनको हटा देती है और रानी गुलेरिया खुद अब कीर्ति शाह की संरक्षिका बनती है और एक संरक्षण समिति की स्थापना भी करती है। ठीक है, बाद में जब कीर्ति शाह 18 वर्ष के होते हैं 1892 में, तो रानी गुलेरिया उनको सत्ता सौंप देती है। तो किसको इन्होंने दिया था? कीर्ति शाह को दिया था। ऑप्शन डी। इसके अलावा जब कीर्ति शाह वर्ष 1900 में यूरोप के दौरे पर जाते हैं, तब भी शासन किसने संभाला था? इन्हीं रानी ने संभाला। और जब 1924 में इनके पोते नरेंद्र शाह यूरोप दौरे पे जाते हैं, तब भी शासन इन्होंने ही संभाला था। ठीक है, अगला, काठ गोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ? देखिए, जो काठ गोदाम के नजदीक है हमारा रानी बाग है, यह किस रानी के नाम से जाना जाता है? इसमें जो ये रानी शब्द है यह जिया रानी से लगा हुआ है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जिया रानी जो एक कतूरी शासक थे जिनका नाम था प्रीतम देव। इन प्रीतम देव को प्रीतम शाही या पिथौरा शाही के नाम से भी जाना जाता है। पिथौरागढ़ का संस्थापक इन्हीं को माना जाता है और पिथौरागढ़ के ही संस्थापक माने जाने वाले पिथौरा शाही या प्रीतम शाह की पत्नी थी जिया रानी। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। टिहरी राज्य के किस राजा के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया था? तो टिहरी के किस राजा ने मुख्य न्यायालय का नाम बदल करके हुजूर दफ्तर किया था? यह काम कीर्ति शाह ने किया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कीर्ति शाह ने न्यायालयों का पुनर्गठन किया था। ठीक है, जिसके तहत जो अपील होती थी उसके लिए एक हाईकोर्ट वहां पे रखा। अपीलीय न्यायालय जो था, एक उच्च अपीलीय न्यायालय जिसको कहा जाता था चीफ कोर्ट। ठीक है, इस अपीलीय न्यायालय के बाद जो अपील जाती थी वो डायरेक्ट राजा के पास जाती थी। राजा इन अपीलों को हुजूर दफ्तर में सुनता था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। पवार काल में न्यायालयों का पुनर्गठन करना और एक उच्च अपीलीय न्यायालय चीफ कोर्ट और उसके ऊपर की जो अपीलें हैं यानी उस कोर्ट के बाद की अपीलें राजा खुद सुनता था हुजूर कोर्ट में। किसने किया? कीर्ति शाह ने किया। इसके अलावा एक और सवाल आपसे बन सकता है कि तारादत्त गेरोला को अपना विधि परामर्शदाता किसने नियुक्त किया था? कीर्ति शाह ने ही किया था। ठीक है, कीर्ति शाह ने ही सबसे पहले टिहरी रियासत में राजधानी में विद्युतीकरण किया और टिहरी नगर में नगर पालिका की स्थापना भी करी। निम्न में से किसने 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? तो देखिए, 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1924 में ज़रूर होती है। क्वेश्चन में गलती थी कि यह 1924 में अल्मोड़ा में नहीं कोलकाता में बना था। ठीक है, वर्तमान में यह अल्मोड़ा में मौजूद है। अल्मोड़ा में इसे 1936 में लाया गया था। हालांकि अगर हम सिर्फ इसके संस्थापक की बात करते हैं, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक बोसी सेन थे और आपने इन्हीं पर टिक करना था।
ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। हालांकि ध्यान रखना 1924 में ये कलकत्ता में बना, अल्मोड़ा में इसे 1936 में लाया गया था। ठीक है। कुमाऊं परिषद का तीसरा वार्षिक अधिवेशन निम्न में से किस स्थल पर हुआ था? कुमाऊं परिषद के अधिवेशन कई बार पूछे गए हैं, उनकी लोकेशन पूछता है, अध्यक्ष का नाम पूछता है, कई बार मिलान करने वाला सवाल दे देता है। जो कुमाऊं परिषद थी इसकी स्थापना 1916 में होती है, नैनीताल में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक अध्यक्ष एन.डी. छिपाल या एन.डी. छिमाल को बनाया जाता है, इनको भी ध्यान रखना। सदस्यों में गोविंद बल्लभ पंत थे, बद्रीदत्त पांडे थे, हरगोविंद पंत थे, इंद्रलाल शाह, चंद्रलाल शाह, भोलादत्त पांडे, मोहन जोशी, प्रेम बल्लभ पांडे, ये इसके संस्थापक सदस्य थे। कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन होता है वो अल्मोड़ा में होता है 1917 में। दूसरा अधिवेशन 1918 में हल्द्वानी में होता है। तीसरा अधिवेशन 1919 में कोटद्वार में हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। गढ़वाल क्षेत्र में हुआ कुमाऊं परिषद का एकमात्र अधिवेशन है तीसरा अधिवेशन। बद्रीदत्त जोशी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इसी कोटद्वार अधिवेशन में प्रेम बल्लभ पांडे के द्वारा जंगलात संबंधी प्रस्ताव और मथुरा दत्त नैतानी के द्वारा कुली बेगार से संबंधी प्रस्ताव यहां पे रखा गया। ठीक है। इसी तीसरे अधिवेशन को जो कोटद्वार में हुआ हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद चौथा अधिवेशन कुमाऊं परिषद का काशीपुर में हुआ 1920 में। पांचवा अधिवेशन 1923 में टनकपुर में हुआ, बद्रीदत्त पांडे उसकी अध्यक्षता करते हैं। छठा और अंतिम 1926 में हुआ रानीखेत के नजदीक, जहां पर कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। ठीक है। लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? तो लोहसर पर्व जो है आपका, इसे लोसर भी लिखा जाता है और लोहसर भी लिखा जाता है। ये जो पर्व है यह जाड़ भूटिया से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। देखिए, जाड़ भूटिया उत्तरकाशी में रहने वाली जो भोटिया जनजाति है उनको कहा जाता है, यानी भोटिया जनजाति की ही एक उपजाति है जाड़ भूटिया। कहाँ निवास करती है? मुख्य तौर पर उत्तरकाशी में। ठीक है। जाड़ भूटिया खुद को जनक का वंशज मानते हैं और बौद्ध धर्म को ये मानते हैं, इसको भी ध्यान रखना। इनकी भाषा को क्या कहते हैं? इनकी भाषा को रोम्बा कहा जाता है। ठीक है। इनके दो प्रमुख त्योहार हैं, जिसमें एक है लोहसर, बसंत पंचमी में मनाया जाता है, और एक है इनका सुरगेन। क्वेश्चन आता है लोहसर और सुरगेन किसके हैं? भोटिया जनजाति। कौन सी वाली? जाड़ भोटिया। जो सुरगेन त्योहार यह भाद्र महीने में मनाया जाता है। ठीक है। निम्न में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था? तो इनमें से किसका बचपन का नाम था गोसाई दत्त, या गुसे भी इनको कहते थे? ये कहा जाता था सुमित्रानंदन पंत को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इनके बचपन का नाम गुसे या गोसाई दत्त था। इसके अलावा सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का चितेरा कवि या सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। शब्द शिल्पी कवि भी सुमित्रानंदन पंत को ही कहते हैं। ठीक है। हिंदी का जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 में, वो इन्हीं को दिया गया था, इनकी रचना चिदम्बरा के लिए। ठीक है। 2015 में इनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 1957 में जो ऑल इंडिया रेडियो था इसका नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया था, ये सलाह भी किसने दी थी? सुमित्रानंदन पंत ने दी थी। ठीक है। इसके अलावा इनका एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसका नाम है लोकायतन। क्वेश्चन बनता है लोकायतन किसकी रचना है? इन्हीं का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। 1964 में ये आया था, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ठीक है। इसी रचना के लिए इनको सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? इनमें से कौन सा है जो एक सुशिर वाद्य यंत्र है, यानी जिसे फूंक मार के बजाया जाता है? सही आंसर होगा नागफनी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र जो सुशिर वाद्य यंत्र हैं, जैसे एक है हमारा तुरही, इसे भी फूंक मार के बजाते हैं। एक हो जाएगा रणसिंघा, यह एक युद्ध के प्रकार का वाद्य यंत्र यानी युद्ध के समय से बजाया जाता है। एक है हमारा नागफनी हो गया, शंख हो गया, मोछंग हो गया, ये सब कैसे वाद्य यंत्र हैं? सुशिर वाद्य यंत्र हैं। अलगोजा जिसे बांसुरी कहते हैं वो हो गया, और एक मशक बीन। ठीक है। ये सारे के सारे सुशिर वाद्य यंत्र हैं। अगर हम बात करते हैं जो हुड़का है, ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? यह चर्म वाद्य यंत्र है। ठीक है। जैसे ढोल, नगाड़ा, तबला होते हैं, डफली होती है, उसी की कैटेगरी में ये आता है। ठीक है। ढोल भी क्या है? चर्म वाद्य यंत्र है। दो तार की बात करें तो एक तार, दो तार,
वीणा, सारंगी, ये सब हमारे तार वाद्य यंत्र हैं। ठीक है। उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? इनमें से कौन से जनपदों का समूह है जो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा है? अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से हमारे 5 जनपद लगे हुए हैं, जिसमें हमारे 3 सबसे बड़े जनपद जो हैं पिथौरागढ़ है, चमोली है, उत्तरकाशी, ये लगे हुए हैं। इन 3 के साथ साथ बाकी के 2 जो लगे हैं उसमें उधम सिंह नगर और चंपावत का नाम आता है। ठीक है। जो पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली है ये चाइना यानी तिब्बत के साथ लगे हैं, और पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और जो हमारा चंपावत है ये नेपाल के साथ लगे हुए हैं। ठीक है। इनमें से कौन सा है? देखिए चंपावत है, यहाँ पर नैनीताल नहीं लगा हुआ, एलिमिनेट हो जाएगा। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी ये आपका सही आंसर है। रुद्रप्रयाग नहीं होगा, बागेश्वर नहीं होगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आपसे पूछा जाता है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद कौन सा है, तो वो है पिथौरागढ़। हम टोटल कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहां पर हमारे राज्य के साथ लगती है? 625 किलोमीटर की इंटरनेशनल बॉर्डर। इन 625 में से 275 लगती है नेपाल के साथ और 350 किलोमीटर हमारी तिब्बत के साथ यानी चीन के साथ लगती है। ठीक है। अगला, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र था? तो देखिए राज्य के लेकर के जो वन रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट वन रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट आई है 2023 में, इसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वन किस जनपद में है? परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वन चंपावत में है। यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। देखिए जब ये सवाल पेपर में आया था तो 2021 का डेटा आपसे पूछा गया था। 2021 में जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन आपके नैनीताल में थे। लेकिन ध्यान रखना 18वीं वन रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा चेंज हुआ कि अब वर्तमान में 2023 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वन परसेंटेज कहाँ पर है? चंपावत में है। नैनीताल नंबर 2 पर है। चंपावत में वनों का जो प्रतिशत है वो 69% है और नैनीताल में 67% हो गया है। ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करते हैं वनों का, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पौड़ी में है और सबसे कम उधम सिंह नगर में है। उधम सिंह नगर अभी भी दोनों में टॉप पर है, परसेंटेज में भी सबसे कम वही है और क्षेत्रफल में भी सबसे कम वहीं पर है। 18वीं वन रिपोर्ट को लेकर के हमारा एक सिंगल वीडियो बना हुआ है, अगर आपने उसको नहीं देखा है, जिसमें आप 17वीं और 18वीं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है आपसे 17वीं का डेटा पूछ लेगा, 2021 का पूछ लेगा, तो उसमें हमने 17वीं और 18वीं दोनों को कंपेयर करते हुए कवर किया है। प्लेलिस्ट से आप उसको देख सकते हैं या वन रिपोर्ट जीके ट्रैकर सर्च करेंगे तो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। अगला, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुश कल्याण बुग्याल, क्या ये आपके टिहरी गढ़वाल में है? पहला वाला गलत हो जाएगा। कुश कल्याण बुग्याल आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है। दायरा बुग्याल, क्या यह रुद्रप्रयाग में पड़ता है? ये भी गलत हो जाएगा। दायरा बुग्याल ये भी उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है। बेदनी बुग्याल की बात करें, ये चमोली में है, सही है। खलिया टॉप बुग्याल ये आपके पिथौरागढ़ में पड़ता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आपके कौन से वाले गलत हुए? 2 गलत हुए, कुश कल्याण और दायरा बुग्याल। इस सवाल में आपके दोनों जो विकल्प हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी गलत हैं। आयोग ने जो इसका आंसर दिया था वो ऑप्शन बी दायरा बुग्याल को दिया था। ठीक है। टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली। ये किस देश के थे? तो टिहरी दरबार के द्वारा 1928-29 में डॉक्टर एफ हेस्क को यहाँ पर बुलाया गया एज ए फॉरेस्ट एडवाइजर, और यह किस देश का व्यक्ति था? ये था जर्मनी का। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसके अलावा एक और सवाल यहां से बन सकता है कि टिहरी रियासत ने किस वर्ष वनों को 3 डिवीजन में, 3 भागों में बांट दिया था? एक टिहरी वन में, उत्तरकाशी वन में और यमुना टोन्स वन में। ये बांटा था उन्होंने 1940 में। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? सिंचित कृषि भूमि को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तलाव। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखिए उत्तराखंड में जब भूमि का विभाजन किया जाता है तो ऐसी भूमि जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जहां पर सिंचाई अच्छे से हो सकती है, जो निचली घाटियों में स्थित होती है,
ऐसी भूमि को तलाव भूमि कहते हैं जहां पर सिंचाई अच्छी नहीं होती है, यानी जो असिंचित भूमि है उस भूमि को उपराऊ कहते हैं। ठीक है, और जो जंगली भूमि होती है या वनों से लगी हुई भूमि होती है, अब परिपक्व भूमि होती है, उसे इजरान या कंटील भूमि कहते हैं। ठीक है, चंद वंश के राजा बाज बहादुर चंद के तिब्बत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो बाज बहादुर चंद था, इसने तिब्बत पर आक्रमण किया था, हुणों को पराजित किया था। इसने तिब्बत अभियान के दौरान जो हुण थे, मानसरोवर यात्रा पर जो लोग जाते थे उनको लूटने का काम करते थे, उनको परेशान करते थे। तो मानसरोवर यात्रियों की जो उनको असुविधा यहाँ पर होती थी, उनको सुरक्षा देने के लिए इन्होंने तिब्बत अभियान किया और मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम किया, यानी यात्रियों को ये हुण जो है यहाँ के वे परेशान ना करें। तो हुणियों को इन्होंने पराजित किया। हुणियों का एक प्रसिद्ध किला था उस समय, ताकल खाल का किला, इसको बाज बहादुर चंद ने जीता। कई बार एग्जामिनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपका अगला क्वेश्चन बना देता है। तो ये तो आपको बता दिया उसने कि इसने तिब्बत अभियान किया था। अब पूछेगा कि हुणियों के ताकल खाल किले को जीतने वाला चंद राजा कौन था? बाज बहादुर चंद था। इसी ने हुणियों के ऊपर उनको हराने के बाद सिरती टैक्स भी लगाया था, यानी नगद कर देने को मजबूर किया था। ठीक है, 1670 के आसपास इसने ये आक्रमण किया था। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर के जो यात्री जाते थे उनके लिए गूंठ भूमि भी इसने दान में दी थी, वो उसने 1673 में दी थी। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो गोरी नदी जो आती है, गोरी नदी हमारी कहां से आती है? मिलम ग्लेशियर से आती है। ठीक है, जिसे हम गोरी गंगा भी कहते हैं। जौलजीवी नामक जगह पर पिथौरागढ़ में वो काली के साथ संगम करती है, वहीं पर जौलजीवी मेला भी लगता है। इनमें से कौन सा दर्रा है जो गोरी नदी के जलागम क्षेत्र में नहीं पड़ता? देखिए, गोरी नदी का जो जलागम क्षेत्र है वो पिथौरागढ़ में सीमित है। ऊंटा दर्रा पिथौरागढ़ में है। जो बेलचा दर्रा है आपका, ये चमोली और तिब्बत के मध्य में स्थित है। मुलिंगला आपके उत्तरकाशी में पड़ता है, उत्तरकाशी और तिब्बत के साथ लगा हुआ है मुलिंगला दर्रा। रालम ये पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो दो दर्रे हैं यहाँ पर जो पिथौरागढ़ के बाहर हैं। आयोग ने इसका आंसर मुलिंगला को माना था, जो आपके प्रॉपर उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, तो आपने भी इसका आंसर किसको याद रखना है? मुलिंगला दर्रे को ही याद रखना है। अगर आपसे दर्रों को लेकर एक सवाल बन जाए, उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो आप कहेंगे थांगला दर्रा। कहाँ है ये? उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य में स्थित है। ठीक है, अगला, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहां पर स्थित है? जो उरेडा है, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी स्थापना जुलाई 2001 में होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है अब वर्तमान में ये देहरादून में स्थित है। देहरादून के पटेल नगर में इसका हेडक्वार्टर है। हालांकि शुरुआत में इसकी स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य 2 मेगावाट तक के जो जल विद्युत परियोजना है उनका निर्माण करना है। इसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट हैं, सोलर लालटेन हैं, उनको दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना। ठीक है, मथुरा प्रसाद नैथानी और कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना करी? देखिए, गढ़वाल भ्रात मंडल ये 1907 में स्थापित हुआ था। संस्थापकों में प्रमुख नाम मथुरा प्रसाद नैथानी का था और इसकी स्थापना होती है लखनऊ में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसी गढ़वाल भ्रात मंडल का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ, कोटद्वार में हुआ और उसकी अध्यक्षता करते हैं कुलानंद बर्थवाल। इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसको जाता है? तो अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस स्थापित करना और समाचार की शुरुआत करना ये शुरू किया था बुद्धि बल्लभ पंत ने। अल्मोड़ा में जो प्रेस खोली गई थी वो थी आपकी डिबेटिंग क्लब प्रेस, जिसने अल्मोड़ा अखबार शुरू किया था। डिबेटिंग क्लब बना 1870 में, बाद में 1871 में इसी के द्वारा अल्मोड़ा अखबार शुरू किया गया, जिसके जो पहले संपादक थे वो बुद्धि बल्लभ पंत थे। तो इन्हीं को श्रेय जाता है यहाँ पर प्रेस खोलने का और अखबार की शुरुआत करने का। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार जो 1871 में शुरू हुआ, बंद कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है ये कहाँ पर है? क्या ये आपके देहरादून में है? पहला आपका बिल्कुल सही है। वाडिया इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून। एक और सवाल आया था ये किससे संबंधित है? तो यह भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। ठीक है,
विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान पिथौरागढ़ में नहीं, ये अल्मोड़ा में स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी ये आपके देहरादून में पड़ती है। और हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर ये आपके चमोली में नहीं है, श्रीनगर में है। तो आपके बाकी सारे गलत हैं, पहला वाला सही सुमेलित है। अगला, वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? जब ये सवाल आया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शंस हैं। उस वक्त उत्तराखंड में नगर निगम की संख्या 9 थी, लेकिन अभी इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निगम 11 हैं। ठीक है, 2 नए नगर निगम बने हैं, एक बना है अल्मोड़ा और एक बना है पिथौरागढ़। ठीक है, तो टोटल अब नगर निगम की संख्या 11 है, इसे ध्यान रखना। कुमाऊं में कितने नगर निगम है? कुमाऊं में पहले 3 नगर निगम थे और गढ़वाल में 6 नगर निगम थे। अब कुमाऊं में 2 नगर निगम और बन गए हैं। पहले कौन कौन से थे? रुद्रपुर, हल्द्वानी और काशीपुर, ये 3 थे। अब इसमें जुड़ गए हैं अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। 6 नगर निगम हमारे गढ़वाल में हैं, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार और श्रीनगर शामिल हैं। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया। कोशिश करी हमने इनको पूरा डिटेल और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे समझने की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।